ज़ाहिर है कि स्टाफ लेवल मुआहदा अभी हुआ है, लेकिन अभी एक बड़ा स्टेप बाकी है और वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी। 7 अरब डॉलर्स का ये प्रोग्राम है जिसकी मुद्दत 37 माह होगी, लेकिन अभी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसके लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं की गई है कि कब वो इजलास होगा और उसके एजेंडे में फिर ये पाकिस्तान का केस शामिल होगा भी या नहीं। और फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बात कर रहा है IMF, जो टैक्स कलेक्शन को और टैक्स नेट के साथ बढ़ाने की बात कर रहा है कि रिटेल सेक्टर को, फिर ज़राअत के शोबे को, इसके अलावा एक्सपोर्ट के शोबे को टैक्स नेट में लाया जाए, बैलेंस तरीके से लाया जाए ताकि दीगर सेक्टर्स पर से जो टैक्सेस का बोझ है वो कम हो सके। तो क्या ये हुकूमत ये सब कर सकेगी? इसी पर हम बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की IMF बात कर रहा है, ये इसको आसान लफ्जों में आप कैसे बयान करेंगे? क्या पूरी तरह से जो इदारों के ढांचे हैं वो तब्दील करने पड़ेंगे? देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कि तमाम वो रुकावटें या ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं, जो जीडीपी ग्रोथ की राह में रुकावटें बनाते हैं, उनको जो है ना हम कहते हैं कि जी ये इन सबको इसके लिए जो आपने इकदामात करने हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब उसमें लिबरलाइजिंग लेबर हो सकती है, प्रोडक्ट एंड मार्केट्स के हवाले से हो सकता है, उसके साथ साथ इंकरेजिंग जॉब क्रिएशन की बात करें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात करें, टैक्सेशन की रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें जो जो मसाइल आ रहे होंगे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, टैक्स की कलेक्शन और टैक्स में जो हमारे मेजर चोरी है या नॉट इन सर्किल टैक्स नेट जो बंदे हैं, उन सबको टैक्स नेट में लाने के हवाले से जो जो रुकावटें, इन सारी ऑब्स्टिकल्स को दूर करना, इसको जो हम कहते हैं कि जी ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हमें अपने बुनियादी माशी ढांचे में करनी पड़ेंगी। और उसमें उसके हवाले से IMF ने भी जोर दिया है और हमारी हुकूमत भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर कोशिश करती रहती है और मुख्तलिफ इक़दामात उठाती रहती है, जैसे कि PIA की प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की जाए, इसी तरह तरीके से जो है वो IPPs के हवाले से या सर्कुलर डेट को कम करने के हवाले से अगर बात की जाए तो वो एक हिस्सा है। लेकिन इसमें यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये बड़ी प्री प्लान्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके होनी चाहिए, ठीक ताकि है। जो है वो फिर इसमें इसकी हर्डल्स इसमें कोई ना आए और जो चीज़ें हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान तय पाती हैं वो प्रॉपरली इनिशिएट हो पाएँ। और ज़ाहिर है चौधरी साहब, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर टैक्स रिफॉर्म का भी हो सकता है। अब रिटेल सेक्टर को, एक्सपोर्ट सेक्टर को, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को जो टैक्स नेट में लाने की बात इस वक्त IMF कर रहे हैं, तो हुकूमत तो सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर की हद तक ही कामयाबी हासिल कर सकी है। अभी एक बड़ा चैलेंज है रिटेल सेक्टर पर टैक्स को इम्पोज करना, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लेकर आना। वो तो अभी अगले 6-8 माह में या अगले बजट तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता हुआ। देखिए, हमारे यहाँ जो टैक्सेशन के हवाले से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने करनी है ना, उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, टैक्स की चोरी को आपने रोकना है। हमारे यहाँ टैक्स इतना चोरी होता है, स्मगलिंग हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है। मैं जस्ट एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि इस वक़्त टेक्सटाइल की मशीनरी के हवाले से देयर आर नंबर ऑफ इम्पोर्टर्स, मतलब मैं खुद मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है कि वो 5 मशीनें मँगवाते हैं, उन मशीनों में जो है ना वो स्पेयर पार्ट्स 3 मशीनों के रख के बीच में फिक्स करके ले आते हैं। तो अब वो 5 मशीनें उसूलन आई होती हैं, एक्चुअली जो है वो 3 मशीनें साथ में स्पेयर पार्ट्स और आए हुए होते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकली टैक्स की चोरी हो रही है, तो इन सब टैक्स चोरियों को रोकना जो है वो FBR का काम है, जिसमें बज़ाहिर जो है वो FBR नाकाम नज़र आ रहा है। और इसकी जब तक डिजिटलाइज़ेशन नहीं होगी, पर्सन टू पर्सन जो है वो डीलिंग खत्म नहीं होगी और सब कुछ कंप्यूटराइज़ नहीं होगा, उस वक़्त तक इसमें हम जो है ना वो सब्सटेंशियल कमी नहीं ला सकते। उसके बाद टैक्स चोरी की अगर मैं आपको बात करूँ तो टैक्स चोरी आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो एक बड़ा कॉमन सा जो है ना वो फिनोमेना बन चुका है और लोग जो है वो अगर अगर किसी का टैक्स फर्ज़ करें 4 लाख बन रहा है तो वो 25,000 भी टैक्स नहीं दे रहा है। यानी इतने मैसिव पैमाने के ऊपर हमारे जो है वो टैक्स चोरी है। तो मेरे ख्याल में टैक्स के हवाले से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारे पावर सेक्टर के लॉसेस हैं, जिनमें मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में बताता हूँ कि जो जी। कैपेसिटी चार्जेस हैं, उसमें आप यकीन करें हमने डॉलर्स में तय किए हुए हैं, कि हमने आपको एक फिक्स रिटर्न देना है, जो IPPs को ऑलरेडी हम दे रहे हैं। इन सारे मुआहदों ने जो है वो हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है, हमारे जो बिज़नेस सेक्टर जो है वो अपने पाँव के ऊपर
खड़ा नहीं हो पा रहा। बिजली इतनी महँगी हो गई है, इतनी शदीद महँगी हो गई है कि हुँ, अब मेरा नहीं ख़्याल है कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है या मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की आप बात करें तो वो हमें अचीव हो पाएगी। हुँ। दूसरी तरफ आ जाएँ तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में भी ज़ाहिर है ट्यूबवेल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद दीगर खाद, फर्टिलाइज़र, उसमें भी अगेन कंज़म्पशन, खाद के बनने में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी, गैस वग़ैरह की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का अल्टीमेटली वास्ता पावर सेक्टर से पड़ता है। हुँ। और जब पावर सेक्टर की कॉस्ट बढ़ती है, जिसमें मेन जो उसका कॉस्ट ड्राइवर है वो फ्यूल की कॉस्ट है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीज़ल हो, फर्नेस ऑयल हो या दीगर चीज़ें हों, तो अब ये सारी चीज़ें मिल के इस हद तक बिजली की कीमत को बढ़ा चुकी हैं कि इंटरनेशनली क्या लोकली भी जो है ना वो कम्पीट करना सही। तो मुश्किल चॉइस साहब, ये हो। कैपेसिटी चार्जेस पर कंट्रोल करने का कोई अल्टरनेट तरीका इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास भी है नहीं, चूंकि रिव्यू करने की पोजीशन में तो गवर्नमेंट नहीं लग रही कि वो उन आईपीपीज के साथ अपने मुआहदों को रिव्यू करे। पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो सकी। ये गवर्नमेंट तो अभी तक कोशिश भी नहीं कर रही। तो अब ये किस तरह से मामला आगे चलेगा? ये डेट इसी तरह बढ़ता रहेगा फिर? देखिए, इसमें अब ज़ाहिर है वो जो आईपीपीज़ की जो कमिटेड पेमेंट है, वो तो हमें करनी ही करनी है। तो ये है कि हम उनसे जितना मिनिमम उस पेमेंट को कर सकते हैं, कर दें। और आगे हमें जो अल्टरनेटिव फर्दर जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसकी लागत जितनी हमें कम से कम होगी, उतना हमें जो है वो कॉस्ट कम होती वो एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है वो इस वक़्त अगर कैपेसिटी चार्जेज़ की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल ₹50 यूनिट हमें पड़ रहा है, तो आगे अगर हम ₹10 यूनिट जो है वो बिजली या 15 या ₹20 यूनिट का मज़ीद बंदोबस्त करते हैं, तो ₹70 हो जाएगा। लेकिन अब इस वक़्त कमर्शियल सार्फिन को ₹80-85 पर यूनिट जो है वो पड़ रहा है बिजली का। 80-85 यूनिट हो गया, इंडस्ट्री को ₹60-70 यूनिट पड़ेगा, हम्म। तो उसमें इंडस्ट्री का तो बट्टा बैठ जाएगा, नहीं चल सकेगी। तो इसमें बहुत जो है ना वो हमें मैसिव पैमाने के ऊपर जो है ना वो चीज़ों को दुरुस्ती की तरफ लेके जाना पड़ेगा। वरना इवन दो कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुके हैं और आईएमएफ की तरफ से हमें एक किस्म का बेल आउट पैकेज जो मिला है वो हमारे पास है। लेकिन अगर हम ये अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिनमें पावर सेक्टर का और टैक्स की रिफॉर्म्स अगर हम नहीं कर पाते तो आप यकीन करें कि हमारी इकोनॉमी जो है ना अगेन नीचे ही जाती रहेगी और इसमें बेहतरी की गुंजाइश पैदा नहीं होगी। ठीक है। और साहब, ज़ाहिर है ये $7 अरब का प्रोग्राम है, 3 साल का इसका ड्यूरेशन है। अब इन 3 सालों को पाकिस्तान को एक आखिरी मौका समझना चाहिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी है तो बड़े बड़े मुल्कों को कन्विंस करना पड़ेगा। ये एक आखिरी मौका है। क्या इसके बाद ये हो सकता है कि इन 3 सालों में अपनी इकोनॉमी को हम इतना स्टेबल कर लें कि फिर आइंदा IMF की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अभी 1-2 प्रोग्राम्स पाकिस्तान को और दरकार होंगे, जिसका इशारा इस वक्त हुकूमती ऑफिशियल्स भी दे रहे हैं? बात 3 साल की नहीं है, बात ये है कि आप किस तरीके से अपना जो जो प्लान है उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अगर तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने प्लान को ये लोग सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं, टैक्सेशन का सिस्टम हमारा बेहतर हो जाता है, हमारे पावर सेक्टर के लॉसेस कम हो जाते हैं, बिजली की कीमत कम हो जाती है, खाद की कीमत कम हो जाती है, तो आईएमएफ का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अनलाइक दिस कि अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करने में नाकाम रहती है, तो 1 प्रोग्राम क्या 10 प्रोग्राम और कर लें, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिक जो भी करना है वो हमने करना है, आईएमएफ नहीं करना। ये हमने करना है, हमारी हुकूमत ने करना है, हमारा जो एसआईएफसी ख़ास तौर पे जो बनाई हुई है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे कि जो भी अब आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया है, तो उसके बाद जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए मज़ीद इक़दामात करे, जो कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, उनको मटेरियलाइज़ करने की तरफ जो है वो अब वर्किंग की जाए। और मेरे ख़्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और दीगर जो हमारे एसआईएफसी की टीम है, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और अपैरेंटली अगर ये इसी तरीके से एफ़र्ट्स करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम आसानी से जो है वो चीज़ों को अचीव कर लेंगे। ये जो टारगेट सेट किए हुए हैं, महँगाई में जो है वो कमी करनी है, गुर्बत की शरह में कमी करनी है, रोज़गार वग़ैरह हमने प्रोवाइड करना है, तो आई एम होपफुल कि ये कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगेन देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, तो विल शो करनी और पड़ेगी चॉइस इसके अब लिए। SIFC के पैरेलल अगर इस हुकूमत की हम पिछले 5 माह की ये परफॉर्मेंस देखें, जो कि 14, 15, 16 माह बल्कि ये पहले भी हुकूमत में रह चुके हैं, तो वो काफ़ी टाइम था सारे मुआशी मामलात को समझने के लिए, और अब तो सिर्फ चीज़ों पर अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा अभी तक प्राइवेटाइजेशन का मामला बहुत स्लो पेस से आगे बढ़ रहा है, और वो भी अभी सिर्फ 1, 2, 3 इदारों पर उसकी तवज्जो है। आगे और भी कई ऐसे इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करना है। तो ये हर तरह का प्रोसेस इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? तो बजट से पहले सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए था हुकूमत का। बिल्कुल सही आपने जो है ना वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया है और यकीनन यही जो है ना वो सबसे बड़ा इस वक़्त हमारा अलमिया है कि पिछले 1.5 साल से जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की ही हुकूमत थी। अब जो है वो मज़ीद जो है वो उनको टाइम मिला है आगे। उसके बाद पहले भी ये एक जो है वो बेल आउट पैकेज आईएमएफ से ले चुके हैं। उसके बाद अब माशाल्लाह ये नए वाले पैकेज में दाखिल हो गए हैं।
तो उसके बाद अपेरेंटली जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी ऑयल की कीमतों में जो कमी हुई थी तो वो तो नेचुरल थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ऑयल की प्राइसेस कम हो गई तो इन्होंने कम कर दी। लेकिन अब आगे इम्तिहान इनका है कि किस तरीके से इन मामलात को सिर्फ ये समझते ही रहेंगे और अपना टाइम गुजार देंगे, या इन मामलात को हल भी करेंगे और हल होते हुए मामलात नज़र भी आएँगे। देखिए उस वक़्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ऑन ग्राउंड रिज़ल्ट्स नज़र ना आए। अगर मैं कहूँ जी महँगाई की शरह जो है वो 11% हो गई, इस मतलब वो 12% होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7% हो गई है, और मतलब ये फिगर्स नहीं, थिंग्स शुड बी शोन ऑन ग्राउंड। लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आए, लोगों को जो है वो महंगाई में कमी होती हुई नजर आए, और जब ये सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में उस वक्त आप समझें कि हुकूमत के लिए भी तसल्ली का मुकाम होगा, और हमारी हुकूमत के लिए और आवाम के लिए भी वही तसल्ली का मुकाम होगा कि आप जो है वो चीज़ों को बेहतर कर रहे हो, ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। हमें सिर्फ किताबों में, हुँ। ठंडे ऑफिसों में बैठ के चीज़ों को नहीं करना, हमें जो प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और चौधरी साहब, ज़ाहिर है जब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को वज़ारत ख़ज़ाना के लिए लाया गया तो उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये ओवरनाइट बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आएंगे, शायद पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई नया विजन आएगा, कोई नई सोच आएगी। लेकिन इस बजट में भी, बजट से पहले भी, बजट के बाद भी कोई नया आइडिया तो हमें इस वक्त नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए, पिछले 75 साल से जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रही। हर हुकूमत आके अपनी सियासी तरजीहात की बुनियाद के ऊपर अपनी मुआशी तरजीहात तब्दील करती रही है। यही वजह है कि आज हम IMF के मतलब 20 प्रोग्राम ले चुके हैं, लेकिन हम जो है ना अब तक IMF के जो है वो नेट से आज़ाद नहीं हो सके। यही औरंगज़ेब साहब ने भी आते ही किया कि जी हम ये कर देंगे, हम जो है वो टैक्स नेट को ब्रॉडन करेंगे, हम जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, हम जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करेंगे। लेकिन अब ये बातें अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायलॉग्स की हद तक ही हैं। इन्होंने भी अगर आप आते ही देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर दिया है। इवन बजट में भी आप देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो जो लोगों ने रेवेन्यू का टारगेट रखा हुआ है वो डायरेक्ट टैक्स से डबल है। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि वो बड़ा इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता, हुँ। और एक आम आदमी के लिए भी उसमें मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी जो है वो इन्होंने बढ़ा दी, ये भी अगेन एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मिसाल है। दूसरी तरफ आए तो सैलरीड क्लास के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ा दिया है। तो ये सारी इस किस्म की चीज़ें की गई हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कह सकते। स्ट्रक्चरल ठीक है। रिफॉर्म्स वो हैं कि जब आपके डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन में इजाफा होगा, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रिलायबिलिटी कम होगी, आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो आपके एक्सपेंडिचर को एक्सीड करेगा, हुँ। जब आप आसानी अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर पाएंगे, जी। तो हम कहेंगे नाउ द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स गुड डायरेक्शन। दिस इज ठीक है, नॉट बहुत बहुत शुक्रिया अपेरेंटली चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।